वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को 21 जनवरी 2024 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र हल करवा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हाल ही में मेडिकल इंडस्ट्री के एक जानकार दावा कर रहे थे कि भविष्य में की जरूरत भी कम होने वाली है। एआई के जरिए लक्षणों को समझा जाएगा। आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी, ताजा हालत पूछ ली जाएगी और प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में होगा। शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर शायद सबसे कम असर पड़ने वाला है। यह समझने का वक्त है कि एआई से फायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है, उसका नियंत्रण है, लेकिन एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर न बने, उसके लिए यह सोचने की जरूरत भी है कि मानवीय बुद्धिमत्ता के स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जाए कि एआई उस पर हावी ना हो सके। अब अगर चैट जीपीटी बनाया गया है तो फिर पढ़ाई लिखाई और इम्तिहानों का वह तरीका कौन सा हो जो बिना एआई के युवाओं और बच्चों के बौद्धिक स्तर को परख सके। यह सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब दे पाना मुश्किल है, पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वैज्ञानिकों को भी यह तय करना चाहिए कि एआई ऐसी हो जो इंसानियत फैलाने में मददगार हो। तो पैसेज स्टूडेंट्स हमने पढ़ा। अब पहला क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है। अब हमें इसमें भिन्न शब्द छांटना है। पहला ऑप्शन है रात दिन, सेकंड कंकड़ पत्थर, थर्ड चाय वाय, फोर्थ पढ़ाई लिखाई। तो रात और दिन प्रॉपर शब्द हैं जिनको हम डेली की दिनचर्या में यूज करते हैं। कंकड़ पत्थर भी हमारा शब्द है। चाय तो हमारा प्रॉपर शब्द है, लेकिन वाय कोई शब्द नहीं होता है। और पढ़ाई और लिखाई भी हमारा प्रॉपर शब्द है। तो यहाँ पे भिन्न शब्द हमारा थर्ड हो जाएगा, चाय वाय। तो इसको ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पैसेज का। एआई का अर्थ है, तो एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमारा लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो, पहला ऑप्शन है हमारा मानवीय गुणों का संस्कार दे, सेकंड ऑप्शन है कम समय में अधिक कार्य करे, थर्ड है बिना बुद्धि के सारे जवाब दे दे, फोर्थ है मानवीय क्षमताओं को कम करे। तो अभी पैसेज में बताया गया कि एआई ऐसी होनी चाहिए जो मानवीय गुणों का संस्कार करे, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा। पहला ऑप्शन है केस हिस्ट्री बना देगा, सेकंड है अस्पतालों की संख्या कम कर देगा, थर्ड है अस्पतालों की संख्या बहुत बढ़ा देगा, फोर्थ है डॉक्टरों को जॉब देगा। तो चिकित्सा से जुड़े कार्य करने में एआई भविष्य में क्या सहयोग करेगा, ये केस हिस्ट्री बना देगा। इसमें आया भी था ये पैसेज में हमारा, इसका आंसर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए दिया हुआ है कि आपकी केस हिस्ट्री एआई को पता होगी, यही अभी पूछा गया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा कि केस हिस्ट्री बना देगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। यह प्रभाव शून्य होगा, सकारात्मक होगा, अधिक होगा, नकारात्मक होगा। इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा पैसेज से। एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। ये बताया गया है कि
यह समझने का वक्त है कि एआई से फायदे होंगे या नुकसान। मीन्स अभी कोई क्लियर नहीं है कि एआई से फायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी इसकी मतलब पॉजिटिव और निगेटिविटी मतलब ह्यूमन को पता ही नहीं है, क्योंकि अभी ये नया आया है हमारा एआई सिस्टम। तो इस एआई से शिक्षा जगत भी प्रभावित होगा। तो यह प्रभाव सकारात्मक होगा, अधिक होगा, नकारात्मक होगा, शून्य होगा। तो अभी क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि अभी इसकी पॉजिटिव और निगेटिविटी नहीं पता है। तो अभी हम लोग सकारात्मक, नकारात्मक और अधिक ऑप्शन को चूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई को जन्म देने वाला कारक है तकनीकी, सभ्यता, मानव आवश्यकता। तो देखते हैं कि एआई को जन्म देने वाला कारक कौन सा है। ये देखिए मिल गया कि एआई वरदान ही रहे और भस्मासुर ना बने। यह समझने का वक्त है कि एआई से फायदे होंगे या नुकसान। अभी तो इस नकली बुद्धिमत्ता को इंसान ने ही जन्म दिया है। तो इंसान ने इसको जन्म दिया है, नकली बुद्धिमत्ता को। एआई को जन्म देने वाला कारक है, तो हम क्या लगाएंगे? मानव। जो मानव है वो एआई को जन्म देने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवी शब्द में प्रत्यय है। तो मानवी को स्टूडेंट्स जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये हमारा किसमें टूटेगा? मानव प्लस ई में। मानवी को जब आप लोग तोड़ेंगे तो ये मानव प्लस ई में टूट जाएगा। मानव प्लस ई में जब ये टूटेगा तो जो पहले लगता है तो वो उपसर्ग होता है, और जो बाद में लगता है वो हमारा क्या हो जाता है? प्रत्यय हो जाता है। तो मानव हमारा उपसर्ग हो जाएगा और ई हमारा प्रत्यय हो जाएगा। तो क्वेश्चन में इसमें प्रत्यय पूछा था तो ई हो जाएगा, अगर उपसर्ग पूछता तो हमारा मानव हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई शारीरिक श्रम से जुड़े कार्यों पर संभवतः सबसे कम प्रभाव डाले। इससे कौन सा कार्य प्रभावित नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण, सेकंड है खेती बाड़ी, थर्ड है आविष्कार, फोर्थ है चिकित्सा। तो क्या होगा? शिक्षण भी प्रभावित होगा, आविष्कार भी, चिकित्सा भी। जबकि जो खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी का एआई से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीटेट ने फिर से पैराग्राफ पूछा है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 129 से 135 क्वेश्चन है इसमें। देखते हैं 6 क्वेश्चन फिर से है हमारे। प्रश्न उठता है कि प्राण का शरीर के साथ बेहतर तालमेल कैसे बैठाकर रखा जाए। ऐसा क्या करें कि प्राण शरीर के हर अंग की तरफ संतुलित और व्यवस्थित होकर बहे। देख यहाँ पे प्राण का मीन्स क्या है? वायु से लिया गया है। देखा जाए तो बीमारी और कुछ भी नहीं बल्कि प्राण का उस अंग विशेष में असंतुलित हो जाना ही है। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। योग में इस प्राण को बल देने के लिए अनेक अभ्यास हैं। इनके जरिए हम अपने प्राण को रोज बल दे सकते हैं और शरीर में होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं। यह प्राण केवल हमारे शरीर को ही संभाल नहीं करता, यह मन, बुद्धि आदि प्रत्येक आयाम को जीवन देता है। पहला क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य का संबंध है। पहला ऑप्शन है प्राणवायु, सेकंड है योगाभ्यास, थर्ड है बीमारियों के अभाव, फोर्थ है अच्छे शरीर। तो अच्छे स्वास्थ्य का संबंध हमारा अभी इसमें आया था। स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है प्राण का समुचित तरीके से समस्त अंगों की तरफ बहना। तो मीन्स क्या हो जाएगा? प्राण वायु। अच्छे स्वास्थ्य का संबंध किससे? प्राण वायु से। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। नेक्स्ट है, प्राण वायु को सशक्त बनाने के अभ्यास में है योग, चिकित्सक, शिक्षक, शिक्षा। तो प्राण वायु को सशक्त बनाने के लिए अभी हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट, योगासन जरूरी है। तो ऑप्शन फर्स्ट योग हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। स्वस्थ, विशेषण शब्द का उदाहरण नहीं है। स्वस्थ, स्वास्थ्य, व्यवस्थित, संतुलित। तो विशेषण शब्द का उदाहरण हमारा क्या नहीं होगा? स्वास्थ्य नहीं होगा। स्वास्थ्य हमारा क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। और बाकी स्वस्थ, व्यवस्थित और संतुलित ये विशेषण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आया है, जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्राण के माध्यम से योग करना। सेकंड ऑप्शन है प्राण और शरीर का दीर्घायु होना। थर्ड है प्राण और शरीर का सामंजस्य। फोर्थ है योग के माध्यम से प्राणायाम करना। तो जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर हमारी जब हम दीर्घायु होंगे, मतलब अगर हम लंबे समय तक जिएंगे तभी हम बहुत सारी चीजों को देख पाएंगे, तभी हम योगा वगैरह कर पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। पैसेज में भी बताया गया था कि प्राण और शरीर का दीर्घायु होना। नेक्स्ट है, प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और होकर बहती है। तो पैसेज में दिया हुआ था अव्यवस्थित, उत्तेजित, मंद मंद और व्यवस्थित। तो प्राण वायु शरीर के हर अंग में संतुलित और व्यवस्थित होके बहती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट है। नेक्स्ट है, रोग का कारण है प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन। प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन, योग के माध्यम से शारीरिक शक्ति घटाना, अपने शरीर को उचित देखभाल न करना, प्राण वायु का बहुत अधिक बढ़ जाना। तो रोग का कारण क्या है? प्राण वायु का अंग विशेष में असंतुलन। जब भी हमारे शरीर में असंतुलन हो जाती है, हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? असंतुलित हो जाती है। तो वही पैसेज में अभी बताया गया है कि प्राण वायु का अंग विशेष में जब असंतुलन होने लगता है तो क्या हो जाते हैं? रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो जब बुद्धि में हम लोग एक प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा होगा बौद्धिक। ऑप्शन फर्स्ट है इसका बौद्धिक। ऑप्शन फर्स्ट है इसका बौद्धिक, सेकंड है बौद्धिक, थर्ड है बौद्धिक, फर्स्ट है बुद्धिक। तो जब बुद्धि में एक प्रत्यय लगता है तो हमारा बौद्धिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट होगा, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, जबकि क्या होता है? छोटी ई की मात्रा राइट होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब हमारे पैसेज के क्वेश्चन यहाँ से खत्म होते हैं और पेडागॉजी स्टार्ट होती है। क्वेश्चन आया है, परभाषा व्यवहार ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या है? ये ट्रांसलैंग्वेजिंग सुबह वाली शिफ्ट में भी आया था, प्राइमरी में भी, और ये जूनियर में भी पूछ लिया गया है। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं? सेकंड ऑप्शन है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षा शास्त्रीय प्रक्रिया है। थर्ड ऑप्शन है, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए उस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। फोर्थ ऑप्शन है, भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है। तो जो परभाषा व्यवहार होती है उसमें हमारा क्या होता है? एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षा शास्त्रीय जो प्रक्रिया होती है वही हमारी क्या हो जाती है? ट्रांसलैंग्वेजिंग हो जाती है। जब हम एक ही कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत आता है और इसे हम लोग ट्रांसलैंग्वेजिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घोषणात्मक ज्ञान क्या है? व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान। सेकंड ऑप्शन है हमारा व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना। थर्ड है किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए यह जानना। फोर्थ है किसी भाषा के शब्द का उच्चारण जानना। तो जो हमारा घोषणात्मक ज्ञान होता है उसमें क्या होता है? व्याकरणिक तत्वों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। त्रुटि की पहचान करना नहीं इसमें सीखते हैं, इसमें
उसमें कौन कौन से व्याकरणिक तत्व यूज हुए हैं, केवल उसकी पहचान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। मेरे द्वारा बताए गए जो सारे आंसर्स हैं वो सीटेट की ऑफिशियल आंसर की से मैच हैं। जिन्होंने सीटेट ने जिसको बोर्ड ने सही माना है तो ये 100% एग्जैक्ट आंसर की है। और अगर आप लोग सीटेट में अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप लोग देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच प्लेट डिब्बे परात कक्षा में लेकर आती है। क्या क्या लेकर आती है कक्षा में? चम्मच प्लेट डिब्बे परात कक्षा में लेकर आती है। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती है। मतलब क्या क्या चीजें हम लोग रसोई में इस्तेमाल कर रहे हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है वास्तविक वस्तुएं या रियलिया। सेकंड है खाना पकाने के बर्तन। थर्ड है वास्तविक जीवन के कार्य। फोर्थ है हमारा शिक्षण सामग्री। तो हम लोग क्या कहेंगे? चम्मच प्लेट डिब्बे परात जब शिक्षिका लेकर आती है तो वो क्या है? वास्तविक वस्तुएं लेकर आई है। तो हम लोग इसको रियलिया बोलते हैं। कहते नहीं ये वास्तव चीज है, मतलब ये वास्तव में ऐसा है, मतलब बोलते नहीं हम लोग कि रियल में मैंने ऐसा कार्य किया। तो क्या हो जाएगा? वास्तविक वस्तुएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की अनुशंसा करती है? भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है। पहला है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। सेकंड है व्याकरण अनुवाद विधि। थर्ड है कुल भौतिक प्रतिक्रिया। फोर्थ है श्रव्य भाषावाद। तो जहां पर भी भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता की बात की जाती है तो वहां पे क्या हो जाता है? हमारा श्रव्य भाषावाद होता है कि मतलब पहले हमने भाषा को अच्छी तरीके से सुना है, उसके बाद में हम अपनी भाषा लिखने पढ़ने में निपुण हुए हैं। तो ऐसी स्थिति को श्रव्य भाषावाद कहते हैं। इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें, पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप टाइपोलॉजी का है। टाइपोलॉजी हमें इसकी छांटनी है। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। क्या बोला है क्वेश्चन में इसने कि टाइपोलॉजी का ये क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके मतलब आपने एक छोटी सी बालिका है उसकी स्टोरी को पढ़ा है, आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। कि मतलब जब आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि उसने क्या दुख और कठिनाइयों को सामना किया है। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। मतलब हम उसको एक पत्र लिखेंगे कि उसने इन कठिनाइयों को कैसे महसूस किया। उससे हमें 120 शब्दों में लिखना है। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन बोर्ड ने दिया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सेकंड है पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, एक्स्ट्रापोलेटिव। थर्ड है विमर्श संबंधी प्रश्न। फोर्थ है अभिव्यक्ति परक प्रश्न। तो जब खुद की लैंग्वेज में कोई चीज लिखनी होती है तो हमने क्या किया? उसकी थोड़ी सी स्टोरी को जाना और फिर अपने शब्दों में जब हम लोग व्यक्त करते हैं तो उसको एक्स्ट्रापोलेटिव बोलते हैं। मीन्स पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। कि मतलब हमने 100 वर्ड, मतलब मान लीजिए कि आपको 20-25 वर्ड पता है तो आपने 20-25 वर्ड से 120 वर्ड लिख दिए तो या 150 शब्द लिख दिए तो क्या होगा? एक्स्ट्रापोलेटिव मीन्स पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न। तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब इसमें त्रिभाषा सूत्र के बारे में हमें बताना है। पहला है सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अपने राज्य की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं।
स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो पता ही है, जो भी बच्चा बीएड बीटीसी करता है तो इतना तो पता चल ही जाता है कि जो बच्चा होता है, सीडीपी में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि जो बच्चा होता है वो अपनी शिक्षा मातृभाषा से आरंभ करता है, ना कि राज्य भाषा से। तो इसका पहला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें क्या है, विद्यालय शिक्षा अपने राज्य भाषा से शुरू करते हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड है, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी होने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। अब इसमें भी क्या कह दिया, राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं, नहीं। पहले जब बच्चा अपने माँ बाप आस पड़ोस में रहता है तो वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में शुरू करता है, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा, सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा मातृभाषा घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन हमें इसका राइट लग रहा है, फिर भी एक बार फोर्थ पढ़ लेते हैं। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी होने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। ये भी गलत है, हम लोग इंग्लिश में नहीं शुरू करते, हम लोग हमेशा अपनी शिक्षा मातृभाषा में शुरू करते हैं, मातृभाषा और घर की भाषा में ही शुरू करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अब जो हमारी एनईपी 2020 है वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग देखते हैं। इसमें चाहे टेट का एग्जाम हो चाहे सीटेट का हो, इस मतलब इससे एक एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 से क्वेश्चंस पूछता ही है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन। सेकंड ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन। थर्ड ऑप्शन है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन। फोर्थ है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब कौन सा कथन नहीं है। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा घर की भाषा का अध्ययन, ये तो हमारा है एनईपी 2020 के तहत। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन भी हमको करना है। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी का भी हमें अध्ययन करना है। मातृभाषा भारतीय भाषाओं को और इंग्लिश का तो अध्ययन करना है। नेक्स्ट है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन हमको नहीं करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है सहजात या प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा, सहजात या प्रथम भाषा की ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड ऑप्शन है सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। थर्ड ऑप्शन है प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग हैं। फोर्थ है सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है। तो इसमें हमें सेकंड ऑप्शन चूज करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा से कोई लेना देना नहीं, ये तो गलत है। अगर आपको हिंदी आती है तो फिर आप संस्कृत के भी कुछ प्रश्नों को हल कर लेंगे। अगर आपको हिंदी नहीं आती है, मान लीजिए जैसे हिंदी में हमारे कारक हैं और संस्कृत में भी हमारे कारक हैं, तो अगर आपको हिंदी में कारक पता है तो आप लोग संस्कृत के कारक भी इजीली कर सकते हैं। और आपको जब हिंदी की ही ABCD नहीं पता है तो फिर आप संस्कृत भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड है सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, ये हमारा सही है। जैसे कि एक हमारा एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति साइकिल चला लेता है तो उम्मीद की जाती है कि वो आगे चल के मोटरसाइकिल भी चला लेगा या स्कूटी भी चला लेगा।
तो इसमें क्या है, एक भाषा का जो हमने अधिगम सीखा वो दूसरी भाषा में हमारा काम आ रहा है। जैसे कि जिस बच्चे की मैथ्स अच्छी होगी तो वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स भी आसानी से कर लेगा। थर्ड ऑप्शन हम लोग एक बार देख लेते हैं, वैसे तो मुझे लग रहा है इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग है, ये भी गलत है। प्रथम जो पहले हम सीखते हैं और जो सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं उनमें कुछ ना कुछ समानता अवश्य होती है। सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध डालता है, ये भी हमारा गलत है। अवरोध नहीं डालता है बल्कि सहायता प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है। सहजात को ही हम लोग प्रथम भाषा भी बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु को समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? श्रवण कौशल, लेखन कौशल, संज्ञानात्मक कौशल या अध्ययन कौशल? तो क्या है, वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, इस कौशल को क्या कहेंगे? श्रवण कौशल तो नहीं कहेंगे, लेखन कौशल भी नहीं होगा, संज्ञानात्मक कौशल भी नहीं होगा, अध्ययन कौशल होगा, क्योंकि वो मुख्य बिंदु को समझकर खुद ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो पहले वो उसको समझ रहे हैं फिर उसको लिख रहे हैं, तो ये हमारा अध्ययन कौशल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं भाषा को अच्छी तरह से लिखना सीखने में शामिल है? पहला है हमारा मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, प्रारूप लिखना, रूपरेखा तैयार करना, संपादन करना, अंतिम स्वरूप देना। मानस मंथन, फिर है हमारा मुख्य बिंदु, फिर है नोट करना, फिर प्रारूप लिखना, फिर संपादन रूपरेखा तैयार करना, फिर अंतिम स्वरूप देना। थर्ड ऑप्शन है मानस मंथन, मुख्य बिंदु नोट करना, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूप लिखना, फिर है हमारा क्या, संपादन करना, अंतिम स्वरूप देना। फिर मानस मंथन, रूपरेखा तैयार करना, प्रारूपण, मुख्य बिंदु नोट करना, संपादन, अंतिम स्वरूप देना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मानस मंथन करते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, सारे ही ऑप्शन में मानस मंथन है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मानस मंथन के बाद में मुख्य बिंदु नोट करते हैं, मुख्य बिंदु नोट करते हैं, फिर हम लोगों का ये एक क्रम होता है, फिर रूपरेखा तैयार करते हैं, फिर प्रारूप लिखते हैं, फिर हम लोग फिर उसका संपादन करते हैं, फिर अंतिम स्वरूप देते हैं और फिर क्या हो जाता है, हमारा तैयार हो जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में सारा सब सीक्वेंस से दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा, यह अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। अब देखिए यह क्या है, जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उससे निकलेगा यह का मीन्स, बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल को बिक्स बोलते हैं शॉर्ट में, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता। थर्ड है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। फोर्थ है अंतर भाषा निपुणता। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार की भाषा विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है। जहाँ भी आवश्यक भाषा में निपुणता आ जाता है तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, काल्प, मीन्स संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता काल्प हो जाएगा। बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल तब होता है जहाँ पे हम लोग अमूर्त चीजों का चिंतन नहीं करते हैं, मीन्स बच्चों में सोचने समझने और तर्क करने की जहाँ पर क्षमता विकसित नहीं होती है, तो वहाँ पे बुनियादी अंतर वैयक्तिक संप्रेषण कौशल होता है बिक्स। और संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता तब होगी जब बच्चा क्या होगा, अपनी पाठ योजना बनाने में निपुण हो जाएगा, मीन्स वो सोचने समझने या तर्क करने में निपुण है, तो हम लोग उसको काल्प कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कक्षा 7 का विद्यार्थी एलम कन्नड़, मराठी, हिंदी
और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। इस टाइप के क्वेश्चंस तो सीटेट में प्राइमरी और जूनियर दोनों स्तर पर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 7 का कोई विद्यार्थी है, वो एलम एलम कन्नड़, मराठा और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रवाह के साथ चारों भाषाएं बोलता है, क्योंकि उसके माता पिता को भी ऑब्वियसली चारों भाषाएं आती होंगी। और विद्यालय में वह हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं। इस स्थिति को किस रूप में बदला जाएगा? इस स्थिति को आप लोग क्या कहेंगे? कोड जाल या कोड मैसिंग, कोड से आगे जाना या कोड मूविंग, अंतरभाषा या इंटर लैंग्वेज, या परभाषिक योग्यता या ट्रांस लैंग्वेजिंग योग्यता। तो इस प्रकार की भाषा को हम लोग परभाषिक या ट्रांस लैंग्वेजिंग योग्यता बोलते हैं, कि वो घर पे तो चारों भाषाएं बोलता है, लेकिन मित्रों और अध्यापक के साथ में वो उन भाषाओं को बोल सकता है जो उसके मित्र और अध्यापक को आती हैं। तो इस स्थिति को हम लोग परभाषिक ट्रांस लैंग्वेजिंग योग्यता बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहाँ विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक साक्षरता, साक्षरता विकास, या समालोचनात्मक विश्लेषण। क्या बोला क्वेश्चन, एक बार फिर से हम लोग रीड करते हैं। जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने, मीन्स विद्यार्थी को यहाँ क्या सिखाया जा रहा है या सीखने की क्षमता का उसके अंदर विकास किया जा रहा है, विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग समालोचनात्मक साक्षरता कहते हैं। क्या बोलते हैं? समालोचनात्मक साक्षरता कहते हैं। और समालोचनात्मक विश्लेषण तब होता है जब शिक्षार्थी ही खुद समझकर उसका अपने शब्दों में विश्लेषण कर दे, तो वहां पे समालोचनात्मक विश्लेषण होता है। लेकिन यहाँ पे अभी शिक्षार्थी को केवल क्या है, परिचित करवाया जा रहा है, विद्यार्थी को केवल परिचित करवाया जा रहा है। इस वजह से इसको ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, समालोचनात्मक साक्षरता। अब नेक्स्ट है हमारा, कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में लिखती है, 2 बार इंग्लिश में लिख रही है, और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है। इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें, जो एकदम मूल जैसा ना हो। कैसा ना हो? एकदम मूल जैसा ना हो। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? अनुच्छेद श्रुतलेख, सामूहिक श्रुतलेख, श्रवण कार्य, या लेखन कार्य। तो 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती हुए पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करे जो एकदम मूल जैसा ना हो। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुच्छेद श्रुतलेख बोलते हैं। मतलब छोटे छोटे अनुच्छेद में बांटकर बच्चे अपना काम ग्रुप बनाकर कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा, अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं। जो अधिगम प्रतिफल होते हैं वो शिक्षार्थियों को किस चीज में समर्थ बनाते हैं? ऑप्शंस में दे रखा है। दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना, भाषागत तथ्यों को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। तो इसको ऑप्शन अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को किस चीज में समर्थ बनाते हैं? दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना। इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट होगा। तो क्वेश्चन 30 थे और 30 क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट सीटेट के पेपर्स में करेंगे। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीटेट की आंसर की के साथ में, जो कि 100% सही है।
ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।